आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनगणना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो जनगणना कराने का जो दायित्व है वो आर्टिकल नंबर 246 के अनुसार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इसलिए यह सब्जेक्ट ऑफ यूनियन है, अर्थात संघ का विषय है। संघ का विषय, संघ के विषय में वे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिन पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 पर यह अंकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो जनगणना है हर 10 साल में आयोजित की जाती है और इसका आयोजन गृह मंत्रालय करवाती है। तो इसकी देखरेख महापंजीयक और जनगणना आयुक्त करते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। पहली बार जो भारत में पहली बार किसी शहर की जनगणना हुई थी तो ढाका शहर की हुई थी, 1830 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जनगणना आयुक्त थे हेनरी वाल्टर, और हेनरी वाल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है, तो हेनरी वाल्टर है। भारत में पहली बार जो जनगणना वह 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और उसके बाद 1881 में फिर जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के काल से। तब से जनगणना हर 10 साल में नियमित रूप से की जाती है। और 1881 में जो जनगणना हुई थी उस समय के जनगणना आयुक्त थे WC प्लॉडेन, और इन्हें भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त भी कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। आइए जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। कास्ट बेस्ड जो सेंसस हुआ था 1931 में हुआ था। और भारत की प्रथम फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटराइज जो जनगणना हुई थी 2001 में की गई थी। फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटराइज जनगणना 2001 में की गई थी। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर अर्थात बर्थ रेट, जो बर्थ रेट था वो क्या था, न्यूनतम रहा था। इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष, इंग्लिश में बोले तो ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर, ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कहा जाता है। इस समय जो दशकीय वृद्धि दर था जो 1911 से 1921 के दौरान वो माइनस में 0.31% था। इस कारण 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1921 को कहा जाता है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर मैक्सिमम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। और स्वतंत्र भारत में जो जनगणना हुई थी उसकी सेंसस कमिश्नर थे R.A. गोपाला स्वामी। भारत के जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो थे हेनरी प्लॉडेन, जो 1881 में नियुक्त किए गए थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 2011 की जनगणना के बारे में जानते हैं, सेंसस 2011 के बारे में। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में हुई थी, और वर्तमान में जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है वह 2011 का है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन जनगणना कोविड-19 के कारणों से टाल दी गई। तो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है 2011 का। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, और 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना हुई थी। और भारत की आज़ादी के बाद की बात करें, अर्थात 1951 से बात करें, तो यह 7वीं जनगणना है। तो ये कई बार यह पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी उनमें कुल स्टेट और यूटी को मिला करके 35 जगहों से डेटा कलेक्ट किया गया था, और इसमें 640 जिलों को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना में जो रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे CM चंद्रमौली, और इस जनगणना का मोटो अर्थात उद्देश्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, अर्थात हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसकी थीम थी प्रगणक
शिक्षिका। और इसमें कुल टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था कि 2011 के सेंसस में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक डिटेल्ड व्यू देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना का। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी वर्ष 2011 में, उसके अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी लगभग 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी, जो विश्व के कुल जमीन के 2.4% पर रहती है, अर्थात 2.4% जमीन पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यदि हम जनसंख्या का वर्गीकरण करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 62.31 करोड़ पुरुष थे और महिलाएं थी 58.47 करोड़। प्रतिशत में बात करें तो 51.54% पुरुष थे और महिलाएं थी 48.46%। राज्यों के घटते क्रम में हम देखें जनसंख्या के अनुसार तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में निवास करती है 19 करोड़ 98 लाख, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और उसके बाद बिहार का नंबर आता है घटते क्रम में। यदि लोवेस्ट की बात करें अर्थात न्यूनतम राज्यों में जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है 6 करोड़ 10 लाख जनसंख्या, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.5% है। उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है 0.9% के साथ और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूटी और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में निवास करती है और सबसे कम लक्षद्वीप में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिले में ठाणे में, जो महाराष्ट्र का एक जिला है, वहाँ निवास करती है और सबसे कम जनसंख्या दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश के जिले में निवास करती है। शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या शहरों में मुंबई में निवास करती है। यदि आप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को ट्रिक से याद करना चाहें केवल पहले स्टेट को, तो उसका हम ट्रिक बता देते हैं। यूपी में कम दिल, यूपी में कम दिल। यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती। कम से हो जाएगा सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या निवास करती। तो ये हो गया स्टेट्स का। और यूटी की बात करें तो डी से हो जाएगा दिल्ली, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, और लॉ से हो जाएगा लक्षद्वीप, जहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप जनसंख्या को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है जनगणना के अनुसार दो प्रकार से होती है। एक तो होती है दशकीय वृद्धि और दूसरी होती है वार्षिक वृद्धि, अर्थात औसत वार्षिक वृद्धि होती है, एवरेज एनुअल इंक्रीज। जो एवरेज एनुअल इंक्रीज होता है वो औसत वार्षिक वृद्धि दर में आता है। मान लीजिए 2001 में जनगणना हुई थी और फिर 2011 में जनगणना हो रही है, तो इन 10 सालों में जो जनसंख्या बढ़ेगी उसे हम कहेंगे दशकीय वृद्धि दर। और प्रत्येक 10 साल में, अर्थात प्रत्येक 10 साल में जो 10 साल आएंगे, अर्थात मान लीजिए 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इनमें जो औसत वार्षिक वृद्धि होगा उसे हम कहेंगे औसत वार्षिक वृद्धि दर। तो वो 2011 की जनगणना के अनुसार 1.64% था और दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी। यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो पुरुषों में जो दशकीय वृद्धि दर हुई थी 17.19% हुई थी और महिलाओं में 18.12% हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और राज्यों के अनुसार देखते हैं कि दशकीय वृद्धि दर में क्या परिवर्तन हुआ था। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला है उच्च दशकीय वृद्धि दर किन 10 सालों के दौरान हुआ था। तो 1961 से 1971 के बीच उच्च दशकीय वृद्धि दर देखने को मिला था और निम्न दशकीय वृद्धि दर 1911 से 1921 के बीच देखने को मिला था। इसमें जो जनसंख्या थी वो माइनस में 0.31% घटी थी, जो लगभग 77 लाख जनसंख्या के बराबर थी। तो 1911 से 1921 के बीच 77 लाख जनसंख्या में कमी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और राज्यों के अनुसार देखते हैं कि किन राज्यों में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर हुई थी और किन राज्यों में सबसे कम हुआ था। तो मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिला था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद बिहार में देखने को मिला था। ये घटते क्रम में है।
यदि सबसे कम या न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो था वो नागालैंड में देखने को मिला था। यहाँ में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी 0.47% हुई थी, जो ऋणात्मक में थी। केवल एकमात्र ऐसा यही राज्य था नागालैंड। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। उसके बाद केरल का स्थान आता है और उसके बाद गोवा का स्थान आता है। यदि केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दादरा एवं नागर हवेली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला था और सबसे कम लक्षद्वीप में देखने को मिला था। यदि हम जिले की बात करें तो कुरुंग किमे जिला में सबसे ज़्यादा देखने को मिला था और लोंगलेंग जो नागालैंड का एक जिला है वहाँ सबसे कम तस्कीय वृद्धि दर हुई थी। चलिए बात करते हैं लिंगानुपात की। देखो लिंगानुपात में दो प्रकार के लिंगानुपात पूछे जाते हैं, एक तो नॉर्मल लिंगानुपात और दूसरा है बाल लिंगानुपात अर्थात चाइल्ड सेक्स रेशियो। लिंगानुपात की परिभाषा यह होती है कि 1000 जो पुरुष होते हैं उनके पीछे महिलाओं की जितनी जनसंख्या होती है, जितनी महिलाएं होती हैं, जितनी फीमेल होती हैं, उसे हम कहते हैं लिंगानुपात। वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उसमें लिंगानुपात 943 था, जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10 बढ़ा था और 943 हो गया था। 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया था। चलिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है 1084 और सबसे कम हरियाणा में। ये वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हरियाणा में 879। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी में 1037 और दमन एवं दीव में 618। ये दोनों आपको याद होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हरियाणा में और केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव में। बाल लिंगानुपात की बात करें तो 0 एवं 6 साल के 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों में 1000 बच्चों के पीछे जितनी महिलाओं की जनसंख्या होती है उसे हम कहते हैं बाल लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार यह थी 919। राज्यों में पूछा गया 2 बार यह प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है 972 और हरियाणा में सबसे कम। यहाँ भी हरियाणा सबसे पिछड़ा राज्य है 793 के साथ। चलिए बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर में हम सबसे पहले देखेंगे कि साक्षरता की परिभाषा क्या दी गई है। तो वे लोग जो 7 या 7 साल से ऊपर हैं, 7 या 7+ हैं, जो पढ़ और लिख सकते हैं किसमें? तो संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में साक्षर कहलाएंगे। वर्ष 2011 में साक्षरता दर 64.83% थी और 2011 में यह बढ़ करके 74.04% हो गई। इसमें इंक्रीज हुआ था 9.2% का। 2011 में पुरुष जो साक्षर थे 82.14% और महिलाएं साक्षर थी 65.46%। सबसे ज़्यादा बार यही दोनों प्रश्न पूछा जाता है और एक ये 74.046%। तो आपको ये तीनों डाटा याद होने ही चाहिए। चलिए बात करते हैं स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है? केरल है 94% के साथ। उसके बाद आता है मिजोरम 93% के साथ और उसके बाद गोवा का नंबर आता है। बात करेंगे लोवेस्ट में, तो सबसे कम राज्यों में बिहार साक्षर राज्य है 100.8% के साथ। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप 91.8% के साथ पहले स्थान पर है और दादरा एवं नागर हवेली, ये गलत है, दादरा एवं नागर हवेली सबसे लास्ट में है। यदि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुरुंग कुमे जो है अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, वह सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है और लोंगलेंग नागालैंड का सबसे कम साक्षर जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या घनत्व देखते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मान लीजिए ये इधर से 1 किलोमीटर और इधर से, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं वही कहलाता है डेंसिटी। 2001 में डेंसिटी भारत की 325 थी और 2011 में यह बढ़ करके 382 हो गई और बढ़ा कितना? तो 57 बढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है बिहार की है 1106 के साथ पहले नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूटी की बात करें
तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और अंडमान निकोबार में सबसे कम 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की बात करें तो जिला में नॉर्थ पूर्वी दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और दिबांग वैली सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रूरल अर्बन डिवाइडेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देते हैं। इसमें हम देखेंगे कि गांव और शहर में कितनी जनसंख्या रहती है। तो गांव में और शहरों में, गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है 68.8% और शहरों में 31.2% जनसंख्या रहती है। ये आपको याद होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बार यही दोनों पूछा गया है कि गांव में जनसंख्या रहती है 68.8% और शहरों में 31.2%। बात करें राज्यों की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है यूपी में और सबसे कम जनसंख्या निवास करती है सिक्किम में। यूपी के बाद आता है बिहार बंगाल, अर्थात यूपी बिहार बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गाँव में निवास करती है और सबसे कम सिक्किम मिजोरम गोवा में। शहरों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं और सिक्किम में सबसे कम लोग शहरों में रहते हैं। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है और सिक्किम के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। यदि प्रतिशतता के हिसाब से बात करें, अर्थात 100 लोगों में कितने लोग गांव में रहते हैं उसके हिसाब से बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे आता है और प्रतिशतता के हिसाब से शहरों में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता गोवा में रहती है। तो चलिए आगे बात करते हैं कास्ट बेस्ड डिवाइडेशन ऑफ पॉपुलेशन की। इसमें हम देखेंगे एससी या एसटी का डिवाइडेशन। तो एससी और एसटी, भारत में कुल जनसंख्या का 16.6% एससी जनसंख्या रहती है और 8.6% एसटी जनसंख्या रहती है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है एससी की उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम एससी की जनसंख्या मिजोरम में है। यदि प्रतिशतता के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता एससी की पंजाब में है और सबसे कम मिजोरम में है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब एमपी में पाई जाती है और सबसे कम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में पाई जाती है। प्रतिशतता के हिसाब से लक्षद्वीप में सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब निवास करती है। रीजन बेस्ड डिवाइडेशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें अर्थात धर्म के आधार पर, तो हम देखेंगे जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और अदर्स में, इसमें इन लोगों को हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है हिंदू 80% भारत में हिंदू की जनसंख्या है। 14.2% के साथ मुस्लिम है और 2.3% के साथ क्रिश्चियन, 1.2% सिख की जनसंख्या है, बुद्धिज्म की 0.7%, जैनिज्म की 0.37% और अदर्स में आते हैं 0.09%। तो ये रिलीजन बेस्ड डिवाइडेशन ऑफ पॉपुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं कई बार। मैक्सिमम जो 10 की वृद्धि दर रहा था वो मुस्लिमों में रहा था, मुस्लिम कम्युनिटी में 24.6% और सबसे कम 10 की वृद्धि दर जैनिज्म में रहा था